नमस्कार आप सभी को ढेर सारी बधाइयों के साथ। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र यादव। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सर नमस्कार के साथ इतनी बधाइयां क्यों दी जा रही हैं। तो मैं आपको बता दूं, हाल ही में यानी अभी अभी कुछ मिनट पहले चुनाव सुधार में मील का पत्थर के रूप में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया। निर्णय तो आया है साधारण, लेकिन आगे समय के साथ ये एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। अभी हाल यानी कुछ 10 मिनट पहले लगभग सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने डिसीजन में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो 26 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने लॉन्च की थी, उसको असंवैधानिक घोषित करके तुरंत प्रभाव से उस पर रोक लगा दी गई है। आप कहेंगे सर इतना बड़ा निर्णय कैसे है, ये चुनाव सुधार में मील का पत्थर कैसे हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। राजनीतिक दलों को चंदा देने की एक स्कीम होती है जिसके जरिए आम आदमी या कोई भी फर्म या कोई भी कंपनी अपने पसंदीदा राजनीतिक दलों को चंदा दे सकती है। अब सवाल यह है कि राजनीतिक दलों को चंदा क्यों दिया जाता है। अरे भाई, दो उद्देश्य रहे होंगे उनके, या तो वो उसको बढ़ावा देने के लिए, या फिर हो सकता है इसका एक दूसरा इस्तेमाल भी हो सकता है कि अपनी नीतियों को लागू करवाने के लिए, अपनी मांगों को मनवाने के लिए, या अपने फायदे के लिए। आप समझ रहे हैं ना, इन दो तरह से इसका इस्तेमाल किया जा सकता था। तो राजनीतिक दलों को चंदा देने की जो स्कीम है, इसमें एक बॉन्ड जारी किया जाता था। अब ये होता क्या था, कोई भी भारतीय 1,000 रुपए से 1,000 करोड़ रुपए तक, माफ कीजिएगा, 1,000 रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का बॉन्ड खरीद कर अगले 15 दिन तक जिसकी वैलिडिटी होती थी, वैधता होती थी, और वो ये खरीदारी एसबीआई की किसी भी ब्रांच से कर सकता था, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, और उसे अपने पसंदीदा राजनीतिक दल को दे सकता था। वो पार्टी उसे जाके भुना लेती थी और पैसे उन्हें मिल जाते थे। इसमें फायदा क्या था? फायदा यह था कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले व्यक्ति का इस योजना के तहत नाम गोपनीय रखा गया था। बस यही एक लोचा है। एक तो शर्त यह थी कि इसे भारतीय खरीदे, दूसरा ये था गोपनीय रखा गया है, तीसरा फायदा यह भी था कि खरीदने वाले को इनकम टैक्स से भी छूट मिलती थी। भाई साहब, 1 करोड़ रुपए का आपने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है तो उस पर आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता था। देखिए, उस वक्त की सरकार, यानी सरकार तो आज भी वही है, केंद्र में बीजेपी, तो सरकार ने तर्क दिया था कि भैया काले धन पर रोक लगेगी, इससे काला धन जो इधर उधर फैला बिखरा पड़ा है ना, वो सिस्टम में आ जाएगा और अपनी मनपसंद को दिया जाएगा। वो एक अलग बात है कि इस चंदे का 75% अकेली बीजेपी ने प्राप्त किया था। खैर, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, पर आगे बढ़ते हैं। आपत्ति क्या थी इस बॉन्ड के तहत? सबसे पहली आपत्ति उठाई, 3 पिटिशनर थे इसमें जिन्होंने पिटिशन फाइल की। एक जया ठाकुर जी, एक सीपीएम की तरफ से लगाई गई थी, और एक एसोसिएशन है जो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नाम से हमारे देश में लोकतांत्रिक प्रणाली में सुधार के लिए काम करने वाला एक संगठन है। इन तीनों ने याचिका लगाई, जनहित याचिका, और इस याचिका में आरोप लगाया कि सरकार ने जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जारी की है, ये वास्तव में अनुच्छेद 19(1)(a), ध्यान दें, अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत भारतीय संविधान का उल्लंघन है। और दूसरा आरोप था कि ये चुनावों में भ्रष्टाचार को भी बढ़ाएगा। बड़ा संगीन आरोप था भाई साहब। आरोप ये था कि ये मूल अधिकारों का ही हनन है, अर्थात ये असंवैधानिक है। इस आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक बेंच ने इसकी जिम्मेदारी ली। अब आप चाहते होंगे कि सर संवैधानिक बेंच होती क्या है? कम से कम 5 जजेस की जो बेंच होती है उसे संवैधानिक जज कहते हैं, ठीक है, बेंच कहते हैं। तो 5 जजेस की संवैधानिक बेंच ने इसकी सुनवाई कर दी। भाई साहब, 2 फैसले पढ़े गए, पर दोनों का अंततः परिणाम एक ही था। मतलब तथ्य अलग अलग कहे गए, पर उन्होंने कहा एक ही बात। और क्या कहा, जरा ध्यान से सुनने की बात है। अब सांसें थाम के सुनिए। पहला पॉइंट, उन्होंने कहा कि देखिए, जनता को सरकार से पूछने का अधिकार होता है कि वो क्या कर रही है, और इस कानून ने, ये जो आप स्कीम लेके आए थे, इसने जानने के अधिकार का वैल्यूएशन किया है। अर्थात ये सीधे सीधे उनके आम नागरिकों के मूल अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है, और जिसके तहत आरटीआई बनाया गया है। आरटीआई के सेक्शन 7 का भी वायोलेशन किया गया, घोर उल्लंघन। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि ये वोटर राइट्स का भी उल्लंघन है, अर्थात मतदाताओं को मिलने वाले अधिकारों का भी उल्लंघन था ये स्कीम। तीसरा उन्होंने कहा कि भैया, इतना सब होने के बावजूद हम सीधा कहते हैं कि ये बॉन्ड, ये इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक हैं। इस बॉन्ड को इसको लागू करने के लिए, इस स्कीम को, सरकार ने क्या किया था, सरकार ने कंपनी एक्ट में और आईटी एक्ट जो है,
उसमें इनकम टैक्स एक्ट में एक संशोधन किए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने साथ में कहा कि आरटीआई एक्ट का वायोलेशन करने के साथ साथ कंपनी एक्ट में वो संशोधन भी असंवैधानिक है, ये खुद बॉन्ड स्कीम असंवैधानिक है, और आईटी एक्ट में किया गया जो संशोधन था वो भी असंवैधानिक है, और तुरंत प्रभाव से आज और इसी वक्त से हम इस पर रोक लगाते हैं। और उन्होंने आदेश में यह भी कहा कि एसबीआई इसे तुरंत बंद करे, 6 मार्च तक वो सारी सूचनाएं कलेक्ट करेगा, अब तक कितने कितने बॉन्ड खरीदे, किस किसने खरीदे, और इसकी सूचना वो तुरंत किसको दे, 6 मार्च तक ये अपने हमारे चुनाव आयोग को दे, भारतीय चुनाव आयोग को। और चुनाव आयोग को ये तलब कर दिया, ये जिम्मेदार बना दिया कि आप 13 तारीख तक अर्थात इस 13 मार्च तक इन सारी सूचनाओं को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दीजिए। भाई साहब, तुरंत प्रभाव से रोक लग गई। प्रश्न इसके बावजूद भी आपके जहन में उठेंगे। पहला प्रश्न तो यह हो सकता है कि सर, जिस किसी भी व्यक्ति ने चाहे अच्छे के लिए दिया था, अपनी भावनाओं के, अपनी पसंद के राजनीतिक दल को जब उसने चंदा दिया, तो उसके नाम को उजागर करना क्या उसकी राइट टू प्राइवेसी का हनन नहीं है? क्या उसके सूचना के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा? बहरहाल ये सब चीजें अपनी जगह हैं, प्रश्न उठना लाजमी है, इन पर जवाब के लिए मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा। लेकिन फिलहाल ये तय है कि एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है, ये बढ़ने वाले भ्रष्टाचार को रोकेगा और चुनाव सुधार में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम साबित होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। बस अंत में फिर रिपीट कर दूं, सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम तुरंत प्रभाव से असंवैधानिक कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। चलिए नमस्कार, मुझे यानी जितेंद्र यादव को दीजिए इजाजत। जल्दी दूसरे वीडियो में फिर मिलते हैं। सूचना अच्छी लगे तो क्या करना है, मैं कतई नहीं कहूंगा कि सब्सक्राइब करो और शेयर करो। अच्छा लगा हो तो कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं।